नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट दोज प्रिंसिपल्स। एक बीमा अनुबंध बीमा के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन सिद्धांतों के खिलाफ है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के वो इन चारों में से कौन सा नहीं है। टोटल 7 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के जिस पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्हीं 7 प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड होता है, इन्हीं पर आधारित होता है। तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में नहीं आता है। ऑप्शन 1 है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि परम सद्भावना का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट यानी कि बीमाकर्ता के हित का सिद्धांत, या फिर तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, या फिर चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो कौन सा वो सिद्धांत है, कौन सा वो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जो कि इस ऑप्शन में गलत दिया गया है, वो नहीं है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का। तो देखिए जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो सही तरीके से काम करे उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं जो है इंश्योरेंस में। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड हैव टू अपहोल्ड द 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मेंशन्ड बिलो। कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये जो 7 प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन डिटेल। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको जो है देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर ये पूरा सातों प्रिंसिपल आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आप देखें तो जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें आप देखें ऑप्शन नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरर इंटरेस्ट, ये जो है बेसिक 7 प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस के उनमें से नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट दोज प्रिंसिपल, यानी कि उन 7 प्रिंसिपल में से नहीं है, अगेंस्ट है। तो ऑप्शन 2 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरर इंटरेस्ट ये जो बेसिक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के उनमें से नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको बताना है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं। क्लियर, जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या हो गया? दैट इज दोज कंपनीज इन विच द डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज 51% और मोर, यानी कि ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग जो है 51% है उससे ज्यादा है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन सी वो कंपनीज हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है नीचे दिए ऑप्शन में से जो कि पब्लिक सेक्टर की हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ऑप्शन थे ऑप्शन 1 ए बी सी ओनली, यानी कि ओरिएंटल, न्यू इंडिया और एसबीआई केवल, या फिर ऑप्शन 2 ए बी डी ओरिएंटल, न्यू इंडिया और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, या फिर ऑप्शन 3 ए बी सी डी चारों ही हैं, या फिर ऑप्शन 4 बी सी डी यानी कि न्यू इंडिया, एसबीआई जनरल और यूनाइटेड इंडिया, ये सिर्फ 3 हैं। तो कौन सी वो चारों ऑप्शन में से कौन सी वो कंपनीज जो कि पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं? तो देखिए टोटल अगर आप देखें तो नॉर्मली 7 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में आती हैं अभी के हिसाब से। कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और पब्लिक सेक्टर की ये कंपनीज हैं। तो यहां पर आप देखें तो जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें क्या है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। एसबीआई है लेकिन एसबीआई का जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं, इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% है उससे ज्यादा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ए बी डी ओनली, यानी कि केवल ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ये पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू फायर इंश्योरेंस फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अग्नि बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं, सही कथनों की पहचान करें। तो फायर इंश्योरेंस को लेकर कुछ यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से सही ऑप्शन है।
पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी विच कवर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर, अर्थक्वेक, राइट्स, फ्लड्स, स्ट्राइक एंड मैलिशियस इंटेंट। अग्नि बीमा एक व्यापक पॉलिसी है जो आग, भूकंप, दंगे, बाढ़, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है। बी है, फायर इंश्योरेंस कैन बी टेकन ओनली बाय द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस टू बी इंश्योर्ड। अग्नि बीमा केवल परिसर के मालिक द्वारा बीमा कराने के लिए लिया जा सकता है। सी है, ए टेनेंट कैन नॉट इंश्योर रेंटेड प्रीमाइसेस बट ही कैन इंश्योर द कंटेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। एक किराएदार किराए के परिसर का बीमा नहीं करा सकता है, लेकिन वह परिसर की सामग्री का बीमा करा सकता है। और डी है, फायर इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ योर हाउस और फ्लैट इज फाइनेंस्ड बाय बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यदि आपके घर, फ्लैट को बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तो अग्नि बीमा अनिवार्य है। तो आपको बताना है कि इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन से सही हैं। ऑप्शन 1 है ए बी डी ओनली, यानी कि ए बी और डी वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ए बी सी ओनली, यानी ए बी और सी वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि ए बी सी डी चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। और वहीं पर ऑप्शन 4 कह रहा है कि बी सी डी, यानी कि बी सी डी ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही है, ए वाला गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा फायर इंश्योरेंस को लेकर इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ए बी सी डी चारों ही सही है, या फिर सिर्फ बी सी डी सही है, ए गलत है, या फिर ए बी सी सही है, डी गलत है, या ए बी और डी सही है, सी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि यहां पर आप जो है फायर के अगेंस्ट जो है यहां पर पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। क्लियर? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फायर इंश्योरेंस लिया ही जाता है जिससे कि फायर, अर्थक्वेक, राइट्स, फ्लड, स्ट्राइक, मैलिशियस इंटेंट, इन सब की वजह से अगर नुकसान होता है तो उसको कवर करने के लिए लिया जाता है। ये सही है। फायर इंश्योरेंस जो घर का मालिक होता है, प्रीमाइसेस का जो ओनर है, उसके द्वारा ही लिया जाता है। ये भी सही ऑप्शन है। जो टेनेंट है वो प्रीमाइसेस का जो है, टेनेंट यानी किराएदार, वो जो है प्रीमाइसेस का जो है जहां पर किराए पे रह रहा है वहां पर उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, वो प्रीमाइसेस के अंदर जो कंटेंट है उसके लिए वो इंश्योरेंस ले सकता है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी देखें, जो डी स्टेटमेंट है कि फायर इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ योर हाउस और फ्लैट इज फाइनेंस्ड बाय बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी ने अपना घर जो है लोन लेकर खरीदा है तो इस केस में उसको कंपल्सरी है कि वो फायर इंश्योरेंस ले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपने लोन लेकर जो है बैंक से अपना घर खरीदा है तो आपको जो है फायर इंश्योरेंस लेना ही लेना है। तो यानी कि डी वाला स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ए बी एंड सी, यानी कि फायर इंश्योरेंस को लेकर जो यहां पर ए बी सी डी जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से सिर्फ ए बी सी फायर इंश्योरेंस को लेकर सही है, डी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। एक कंपनी निम्नलिखित विधियों से अपने स्वयं के अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की क्रय वापसी कर सकती है सिवाय। तो यहां पर आपको 4 तरीके बताए गए हैं। पहला, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर। दूसरा है फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। या फिर चौथा है फ्रॉम ओड लॉट होल्डर। तो किसके द्वारा जो है कंपनी बाईबैक कर सकती है अपने शेयर्स को? वो कौन से मेथड है? एक्सेप्ट। यहां पर पूछा गया एक्सेप्ट। यहां पर 4 मेथड है तो 4 में से 3 ऐसे होंगे जिनके द्वारा कंपनी बाईबैक कर सकती है अपने शेयर को, लेकिन एक ऐसा मेथड है जो नीचे ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा बाईबैक नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा बाईबैक नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो अब देखिए, स्टॉक बाईबैक होता क्या है? तो ए स्टॉक बाईबैक इज ऑल्सो नॉन एज शेयर रीपर्चेज इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच ए कंपनी रीपर्चेज इट्स प्रीवियसली इशूड शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। जब कंपनी मार्केट में शेयर्स लॉन्च करती है उसके बाद शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, तो जब कंपनी अपने लॉन्च किए गए शेयर को, जो उसने कंपनी ने अपने शेयर्स जो है मार्केट में दिए थे, मार्केट से वापस जो है उसको रीपर्चेज करती है, तो उसी को हम स्टॉक बाईबैक या फिर शेयर रीपर्चेज कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, बताना था आपको कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए रीपर्चेज यानी बायबैक नहीं होता है। तो देखिए, रीपर्चेज शेयर्स आर आइदर कैंसल्ड और हेल्ड इन द कंपनीज ट्रेजरी। देखिए, जो शेयर्स रीपर्चेज करेगी वो कंपनी खुद अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी खुद शेयर होल्डर नहीं बन सकती है। तो या तो वो शेयर को कैंसिल कर देगी या तो कंपनी के ट्रेजर में उसको रखा जाएगा। तो अब रीपर्चेज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। पहला कौन सा है? ओपन मार्केट स्टॉक बायबैक, यानी कि सिंपल सा जो स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, कंपनी का एक ब्रोकर आएगा, वो कंपनी का ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज से सारे कंपनी के जो शेयर्स हैं जिन्होंने परचेज किया उनसे वो परचेज कर लेगा। तो एक कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनीज ब्रोकर। कंपनी खुद नहीं परचेज करेगी, कंपनी का ब्रोकर जो है वो परचेज करेगा कंपनी के बिहाफ से मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर कंपनी के शेयर्स को। क्लियर?
ठीक, जिन्होंने भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए होंगे उनसे। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स्ड प्राइस टेंडर ऑफर। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जो है एक फिक्स्ड प्राइस टेंडर ऑफर जारी कर देती है। कंपनी मेक्स अ टेंडर ऑफर टू द शेयर होल्डर्स टू बाय बैक द शेयर्स ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो जो भी मार्केट प्राइस होगा, कंपनी उससे ज्यादा प्राइस देकर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो है वापस शेयर परचेज करने के लिए वहां पर जो है एक ऑफर प्रोवाइड करती है। क्लियर, फिक्स डेट के अंदर जो शेयर होल्डर सेल करना चाहते हैं वो आकर सेल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट प्राइस से ज्यादा पे उनको जो है वो सेल कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से भी कंपनी जो है अपना शेयर को वापस परचेज कर सकती है। तीसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट निगोशिएशन। निगोशिएशन डायरेक्ट करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, कंपनी डायरेक्टली अप्रोचेज वन और सेवरल लार्ज शेयर होल्डर्स टू बाय बैक द कंपनी शेयर फ्रॉम देम। यानी कि कंपनी के जिन्होंने भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं उनसे जो है डायरेक्ट निगोशिएशन करेगी और उनसे जो है बाय बैक करेगी। इस इन सच अ सिनारियो द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्लूड अ प्रीमियम। इसके भी केस में क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर ने परचेज कर रखा है आपकी शेयर, तो आप उसको ज्यादा पैसे दोगे तभी वो आपको सेल करेगा, वरना मार्केट प्राइस से कम दोगे तो वो नहीं सेल करेगा। तो डायरेक्ट नेगोशिएशन के जरिए भी जो है कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। वहीं पर एक टर्म आता है ऑड लॉट होल्डर, विषम लॉट होल्डर। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 1 से लेकर 99 शेयर्स होते हैं तो उनको हम ऑड लॉट होल्डर कहते हैं। तो उनसे भी जो है आप रिपर्चेज कर सकते हैं। आपके कंपनी के शेयर्स जिन्होंने भी ऑड लॉट होल्डर हैं, यानी कि जिन्होंने भी 100 से कम शेयर परचेज कर रखे हैं, उनसे भी जाके आप जो है रिपर्चेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन था यहाँ पर कि ए कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, किस मेथड से नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर। यस, टेंडर ऑफर देकर सिक्योरिटी होल्डर से परचेज कर सकते हैं। फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है भाई। हम जो है कंपनी का ब्रोकर अपॉइंट कर दिया, वो स्टॉक एक्सचेंज से जाकर ओपन मार्केट में जाकर जो है कंपनी के शेयर्स को वापस रिपर्चेज कर रहा है। चौथा है फ्रॉम ओड लॉट होल्डर। तो ऑड लॉट होल्डर यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 100 से कम शेयर है उनसे भी आप परचेज कर सकते हो। क्लियर। लेकिन तीसरा है फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू निगोशिएटेड डील्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। भाई किसी भी पर्सन से थोड़ी खरीद सकते हो, ऐसे पर्सन जो कि आपके शेयर होल्डर हैं, यानी कि जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रखा है, आप उन्हीं से रिपर्चेज कर सकते हो। किसी भी पर्सन से जो है स्टॉक एक्सचेंज में जाकर निगोशिएट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन 3 जो है ये नहीं है, ये कंपनी के बायबैक का मेथड नहीं है। क्लियर। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।